नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, चाइना की ये दोहरी रणनीति कहिए या फिर भारत की एक कूटनीतिक हार कहिए कि जहां भारत पहले सीपीईसी का जो फर्स्ट फेज था उसे रोकने में लाख प्रयास करने के बाद भी भारत नाकाम रहा। अब यहां पर चाइना के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी साथ आने वाले हैं। साथियों, यहां पर बात यह है कि सीपीईसी 2.0 यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो दूसरा फेज है उसका वो स्टार्ट होने वाला है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है ये किस तरीके से साथ आने का बात है, इससे भारत को कितना ज्यादा जो है कि दिक्कत होगा। साथ ही ये जो मतलब भिखारी पड़ा पाकिस्तान है ये किस तरीके से क्या अपने अस्तित्व को बेचकर अब अपने सर्वाइवल के लिए मतलब वो कहा जाता है ना कि मरता क्या न करता, कुछ इस तरीके का काम ये कर रहा है। अब इसका अस्तित्व तो एकदम समाप्त होने की कगार पर है। जहां ये कूदता रहता है न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर के नाम पर, वहां पर अब ये अपनी संप्रभुता को भी बेचकर जो है कि यहाँ पर उसका व्यापार करके अब ये सीपीईसी 2.0 का यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, सारे फैक्ट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिएगा और भी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपकी अपनी क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सारी चीजें आपको बताते हैं एकदम विस्तार पूर्वक और सरल भाषा में। साथियों, यहां पर आप देख रहे हैं कि सीपीईसी फेज 2 टू बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग शहबाज चाइना विजिट। जो शहबाज शरीफ है वो चाइना जाने वाले हैं, पीएम मोदी जी भी चाइना जाने वाले हैं। किस लिए जाने वाले हैं? तो जो एससीओ की समिट होने वाली है उसमें ये लोग जो है कि चाइना विजिट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसमें जाएंगे और यहाँ पर प्लानिंग है, पाकिस्तान के द्वारा कहा गया है उनके मिनिस्टर्स के द्वारा कि हमारी प्लानिंग है कि वहां पर हम सीपीईसी का जो फेज 2 है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का उसको लॉन्च करेंगे। तो ये लोग अब इस चीज को जो है कि जो फेज 2 है उसको अब ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। ये कैसे होगा तो देखिए ये किस तरीके से था। तो ये पहले भी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ भारत आपत्ति जताया था कि ये भारत का जो ये एरिया है जिसको कि अभी पाकिस्तान के जो है कि कब्जे वाला क्षेत्र है ये पीओके वाला, तो इससे ये होकर गुजरती है जो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि इस्लामाबाद, यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, उसके बाद इस्लामाबाद, लाहौर, इस तरीके से होते हुए ये ग्वादर पोर्ट तक जाती है। अब ये जो सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है इसका ऐसा माना जा रहा है कि अभी यहाँ से स्टार्ट होकर ये भारत वाले क्षेत्र से और उसके बाद ये फिर यहाँ पर डेरा इस्लामी खान के होते हुए इस तरीके से फिर ये ग्वादर तक आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरा फेज का ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अब साथियों, चीन और पाकिस्तान ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि जब चाइना के प्रेसिडेंट बनकर आए थे शी जिनपिंग, तो उन्होंने BRI करके प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और ये उसी के तहत काम कर रहे हैं, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करके इन्होंने स्टार्ट किया था। उसी के तहत ये चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारे मतलब कि सीपीईसी को पुनरुद्धार के रूप में सीपीईसी चरण 2 यानी कि सीपीईसी फेज 2 की यहाँ पर शुरुआत कर रहा है। साथियों, इसमें बहुत सारा फैक्टर जुड़ा। यहाँ पर बलूचिस्तान वाला भी मुद्दा था क्योंकि उसको जो है कि यूएस ने क्या कर दिया, एक यहाँ पर मतलब आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, जिसके वजह से ये दिक्कत निकल कर आई। साथियों, पहला चरण क्या था? तो 2015 से 2020 तक इसका पहला चरण था जिसमें बुनियादी ढांचों और बिजली उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वहीं दूसरे चरण में औद्योगिक निर्माण वहीं दूसरे चरण में जो है वो औद्योगिक निर्माण, निर्यात, खनन, कृषि और प्रौद्योगिकी पर जो है कि यहाँ पर जोर दिया गया है। ठीक है, अब साथियों, इस्लामाबाद सीपीईसी 2 को एक आर्थिक जीवन रेखा मानता है और नई दिल्ली इसे एक रणनीतिक खतरे के तौर पर देखता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो ये मतलब भिखारी के हाथ में मतलब पूरा बढ़िया से चीज जो है कि दे दिया गया है। यहाँ पर पूरा उसको अच्छा पैसा मिल रहा है, वो जी रहा है, चाहे किसी भी कीमत पर जिए, उसको जो है कि पैसा बस चाहिए। तो इसके लिए तो ये अच्छा वो ये मान रहा है। लेकिन भारत के लिए यह रणनीतिक रूप से बहुत ही बेकार चीज है। क्यों? क्योंकि पहले सबसे पहली बात ये भारत से होकर जा रही है। भारत का जो हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड करके रखा हुआ है वहां से ये होकर जा रही है। दूसरी चीज, ये एक तरीके से एक पूरा सर्कल बना के रखती है जो कि भारत को यहाँ पर घेरता है, ये मिलिट्री वाले टाइम यानी कि वार के सिचुएशन में। साथियों, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो SEZ है उसमें जो रश कोई यानी कि केपी
आलम्मा इकबाल औद्योगिक शहर यानी कि फैसलाबाद, वहीं दाबेजी जो सिंध है, और जो बेस्तान बलूचिस्तान है, चीन विनिर्माण को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि इन चीजों को जो है कि यहाँ पर चाइना जो है कि निर्माण किया है और यहाँ पर जो है कि अपना सारा काम करने का इसका प्लान है। मुख्य परियोजनाएं इसमें क्या है, तो ML1 रेलवे जो कि कराची पेशावर तक होगी, जो कराची से पेशावर तक जो कि आधुनिकीकरण होगा उसका। ग्वादर बंदरगाह का विकास किया जाएगा और नया ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि सुरक्षा कारणों से विलंबित है उस पर यहाँ पर काम किया जाएगा। वहीं साथियों कृषि और खनन की बात करें तो चीन कृषि व्यवसाय का विस्तार करेगा, खाद्य प्रसंस्करण और खनिज का यहाँ पर दोहन करेगा, जैसे तांबा और सोने का किया। बलूचिस्तान के लोग इससे मतलब इतना दिक्कत उनको क्यों है, क्योंकि ये चीजें कहाँ से निकालता है, वो बलूचिस्तान का यूज करता है। वहां के लोगों को उस तरीके की फैसिलिटीज या उतना जो है कि उनको सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, उनके चीजों का इस्तेमाल कर कर उन्हीं के ऊपर जो है कि अत्याचार किया जाता है। इसके वजह से वहां पर जो है कि BLA बनकर निकलकर सामने आई थी। वहीं अफगान लिंकेज की भी बात है, यानी कि ये अफगान से कैसे जुड़ेगा, अफगानिस्तान से, तो CPEC का अफगानिस्तान में विस्तार करने का प्रस्ताव है। तालिबान द्वारा चीनी परियोजनाओं को सुरक्षा का आश्वासन है, यानी कि तालिबान का भी जो है यहाँ पर कहना है कि हम जो है कि चीन की जो परियोजना है उनकी सुरक्षा रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। ये भारत के लिए बहुत ही बेकार चीज यहाँ पर सामने निकल कर आई है। साथियों देखिए है क्या, यहाँ पर जो ऐसे ये इस तरीके से यहाँ से भारत से निकलती हुई ये होती हुई यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी बलूचिस्तान में है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो यहीं से होकर जो है कि निकलती हैं और यहाँ से ये यूज करता है और उसके बाद क्या करता है कि इन्हीं के लोगों को जो है कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं देता है। अब साथियों भारत को इससे चिंता क्यों है, तो पहला तो ये संप्रभुता का उल्लंघन है, क्योंकि CPEC पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, तो वो यहाँ से गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरती है, जो कि भारत का कब्जा वाला मतलब भारत का क्षेत्र है जिसको पाकिस्तान कब्जा करके रखा हुआ है, साथ ही जिस पर भारत का अपना दावा करता है। वहीं भारत वैश्विक मंचों पर दोहराता रहा है कि ये परियोजनाएं जो हैं वो संप्रभुता क्षेत्र अखंडता पर जो है कि आघात करती हैं। और ये सही बात है, आप हमारी टेरिटरी में घुस रहे हैं बिना हमसे पूछे और मतलब इस तरीके का काम कर रहे हैं दूसरे देश से मिलकर, तो मतलब ये तो एक तरीके से भारत की संप्रभुता पर बहुत बड़ा चोट है। और वो यकीन मानिए ये भारत की रणनीतिक बहुत बड़ी हार है, चाहे आप कितना दावा कर लीजिए कि पाकिस्तान का ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन फिर भी वो अपना CPEC जो फर्स्ट फेज था उसको करने में कामयाब हुआ और ये अब दोबारा करने जा रहा है। तो ये समझिए कि भारत की कूटनीतिक कितनी बड़ी यहाँ पर हार निकलकर सामने आ रही है। वहीं जो सामरिक घेराव है, यानी कि ग्वादर बंदरगाह का विस्तार चीन होमरोज जलडमरू संधि के पास पैर जमाने के का मौका देता है। वहीं जो दोहरा उपयोग है, यानी कि नागरिक और सैन्य वाला, यानी कि नागरिकों के लिए तो ये यूज करेगा ही, साथ ही कभी अगर भारत के, क्योंकि इन लोगों की जो नीतियां हैं वो दोगलेपंथी वाली हैं, मतलब ये अपने बात पर कब मुकर जाए कब विश्वासघात कर दें कोई तय नहीं है। अभी फिलहाल चाइना और भारत के रिश्तों में सुधार आ रही है, लेकिन ये कब जो है कि पलट जाएंगे और कब अपने मतलब भारत के विश्वासघात करेंगे ये कोई तय नहीं है। तो ये सैनिक अगर पाकिस्तान और चाइना मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो या फिर चाइना और भारत के बीच में युद्ध हो, तो ये इसका भी यूज करके भारत को घेराव कर लेंगे। सोचिए रसद सुविधाओं की संभावना जो चीन से मोतियों की माला रणनीति के अनुरूप में है, यानी कि अगर मैं मैप लेके आया हूं तो हाँ यहाँ देखिए चाइना इस तरीके से जो है कि अपना यहाँ पर लेके आ रहा है, उसके बाद ये इधर से लेके जाएगा अपना कॉरिडोर, यहाँ से पूरा ये ग्वादर तक लेकर आएगा। फिर ठीक है, मतलब एक साइड से चाइना पूरे तरीके से यहाँ पर भारत को जो है कि घेर चुका है, एक साइड से सिर्फ नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर बचा हुआ है। तो इस तरीके से जो है कि पाकिस्तान अपना जो है कि यहाँ पर काम करने का सोच रहा है। साथ ही ऊपर यहाँ पर जो अफगानिस्तान है इसमें भी जो है कि अपना इस साइड से लेकर जाने वाला है, यहाँ पर ये भी सोच रहा है। आइए तीसरा है सुरक्षा चिंताएं, क्योंकि CPEC का विस्तार के कारण बलूचिस्तान और POK में अस्थिरता बढ़ेगी। भारत को छोड़कर चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान दूरी का जो है कि जोखिम होगा, यानी कि चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान जो ये तीनों मिलेंगे तो इसका भारत को जोखिम होगा। वहीं जो बलूचिस्तान और POK में जो है कि यहाँ पर अस्थिरता यहाँ पर फिर से बढ़ेगी। चौथा है कनेक्टिविटी प्रतिस्पर्धा, भारत की प्रतिद्वंदी परियोजनाओं को कमजोर करती है। साथ ही जो चाबहार बंदरगाह है ईरान का जो भारत का, उसमें भारत मई 2024 में 10 साल की
परिचालन समझौता पर हस्ताक्षर किया है और भारत मध्य पूर्व यूरोपीय गलियारों यानी कि IMEC अभी भी अनिश्चित है। यानी कि भारत का जो यहाँ पर जो चारबाहार बंदरगाह है जो ईरान में है, उस पर भारत 10 साल के लिए उस पर समझौता करके रखा हुआ है कि हम लोग यहाँ पर जो है कि अपना काम करेंगे, तो ये इसको भी जो है कि दिक्कत पैदा करेगी। साथियों, अब चौथा है कि व्हाट्स मेक्स CPEC टू डिफरेंट फ्रॉम वन फेज, यानी कि जो ये दूसरा फेज है ये पहले फेज से किस तरीके से अलग है। तो देखिए, पहले चरण में क्या था कि इसमें बिजली, सड़कें, संयंत्र बनाए गए, ब्लैकआउट को समाप्त किया गया, लेकिन उच्च डॉलर आधारित क्षमता को मतलब उच्च डॉलर आधारित क्षमता जो है वो भुगताने वाले जो महंगे बिजली अनुबंध हैं वो यहाँ पर बनाए गए। जो दूसरा चरण होगा इस पर फोकस किया जाएगा, जिसमें कि अतिरिक्त बिजली का उपयोग करने के लिए औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ के माध्यम से निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा जाएगा। वहीं ऋण का पुनर्रचना, यानी कि पाकिस्तान CPEC ऊर्जा ऋण पर फिर से बातचीत कर रहा है और चीन संयंत्रों को स्थानीय कोयले का उपयोग करने के लिए कह रहा है। यानी कि जो वहां के चीन कह रहा है कि जो वहां के स्थानीय कोयला निकल रहा है वहीं का यूज करके जो बिजली है वो बनाओ, बाकी कहीं और से चीजें न मंगाओ। साथ ही अफगानिस्तान से लिंकेज है, यानी कि पाकिस्तान के लिए छोटे चीनी मार्ग और परागमन किराए के लिए CPEC का उत्तर की ओर भी यहाँ पर विस्तार किया जा रहा है, यानी कि अफगानिस्तान में भी घुसने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इस्लामाबाद को जोखिम और भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ सकती है, यानी कि पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान होगा वो अब यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, पहला तो वित्तीय दबाव, मतलब इसका जो वित्तीय दबाव है बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान पहले से ही चीनी स्वतंत्र बिजली परियोजना जो कि IPP है तो अरबों डॉलर ऊर्जा भुगतान बकाया है, यानी कि जो इसका यूज करता है बिजली का, जो चाइना का है कंपनी IPP, उसमें अरबों डॉलर का जो है कि यहाँ पर बिजली का भुगतान करना ही बाकी है। जितना ये यूज किया है वो ही अभी पहले का बिल ये नहीं दे पाया है। साथियों, बिजली क्षेत्र में सर्कुलर डेटा लगातार बढ़ रहा है। IMF नए बेल आउट को मंजूरी देने से पहले चीनी अनुबंधों पर फिर से बातचीत करने की मांग कर रहा है। जो IMF से ये लोग बार बार लोन लेते हैं, IMF ने पहले भी चेतावनी दी थी और अभी भी वो कह रहा है IMF आएगा तो वो अपनी रणनीति लेकर, अगर वो पैसा देगा तो वो अपनी रणनीति देकर, मतलब एक तरीके से मान जाइए ना कि अगर IMF लोन दे रहा है तो पूरे देश पर अपना इनडायरेक्टली पूरा शासन कर रहा है। वो जिस तरीके से करेगा कहेगा उस तरीके से इनको करना पड़ेगा, तो ये उसका भी यहाँ पर दबाव होगा। और वो पहले ही कह चुका है कि आप जो है पहले की चीजें अभी क्लियर नहीं किए हुए हैं और अगर आप जो है कि यहाँ पर फिर से कुछ करेंगे तो पहले जो है कि जो उसके अनुबंध है, चीनी अनुबंध है, उस पर फिर से बातचीत करिए और उसकी जो है कि यहाँ पर यह मांग कर रहा है। दूसरा है सुरक्षा का बोझ। देखिए, चीनी कामगारों पर बार बार होने वाले आतंकवादी हमले, जैसे कि 2024 में दाशु जो बम विस्फोट हुआ था जो कि बीमा और परियोजना लागत को बढ़ा देता है। सुरक्षा खतरों के कारण ग्वादर परियोजना अक्सर बंद या फिर विलंबित रहती है। साथ ही सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की आवश्यकता होती है, जो एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ है। यानी कि जो ये BLA वाले हैं वो लोग क्या करते हैं कि चाइना के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ये उन पर हमला करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों को क्या करना पड़ता है कि अर्धसैनिक बलों की ज्यादा नियुक्ति करनी पड़ती है वहां पर, उसके बाद भी वो लोग करते ही रहते हैं, या फिर ये चीजें लेट से होती हैं, कुछ दिनों के लिए रुक जाती हैं, तो इसके वजह से ये लेट होता रहता है। और जब ये सैनिकों का यहाँ पर उन लोगों को तैनात करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर उनको वित्तीय बोझ होता है पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। आइए आगे। साथियों, जो तीसरा वो है संप्रभुता रियायतें। देखिए, ग्वादर के पट्टे की मतलब जो शर्तें हैं वो है 40 वर्ष की, यानी कि जो इसको लीज पर लिया गया है, चाइना ने लिया है जो, वो 40 वर्ष के लिया है, 40 वर्ष के लिए लिया है, और जिसमें कि 85 से 91% जो राजस्व है वो चीनी संचालकों को जाएगा। जो इससे फायदा होगा उसका 85 से 91% हिस्सा वो चाइना वाले लेकर चले जाएंगे, पाकिस्तान को मात्र और मात्र 9 से 10% ही मिलेगा। साथ ही बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में आक्रोश को बढ़ावा देता है, जहां स्थानीय लोगों को बहुत कम लाभ दिखाई देता है। जब पूरे पाकिस्तान को 9% मिल रहा है तो ये चाइना
मतलब बलूचिस्तान को ये सब कितना देंगे, खुद भिखारी पड़े हुए हैं। तो इसलिए बलूचिस्तान के लोग यहाँ पर वो लोग सही मांग करते हैं और सही चीज करते हैं। साथ ही चौथा है घरेलू प्रतिक्रिया, यानी कि उच्च शुल्कों को लेकर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर मई 2024 में विरोध प्रदर्शन, वहां पर हिंसक हो गए थे। बहिष्कार और उच्च लागत के खिलाफ ग्वादर में धरना जारी है। और अगर सीपीईसी बिजली के बिल को बढ़ाता है लेकिन रोजगार देने में विफल रहता है तो जनता का गुस्सा यहाँ पर फिर से बढ़ेगा और यहाँ पर फिर से जो है कि दिक्कत पैदा होगी। वहीं जो भू राजनीतिक लागत है, जैसे कि चीन के पास गहरे होते संबंध, आईएमएफ, खाड़ी भागीदारी और पश्चिमी ऋणदाताओं के साथ पाकिस्तान के संबंधों में जटिलता बनाते हैं। किसी भी अफगानिस्तान विस्तार से प्रतिबंधों का अनुपालन और प्रतिष्ठा खतरे में होने का यहाँ पर खतरा जो है कि बना हुआ है। साथियों आप यहाँ पर देखिए कि CPEC-2 लॉन्च, वाई पाकिस्तान कांट लीव चाइना फॉर ट्रम्प, मतलब पाकिस्तान चाइना को क्यों नहीं छोड़ सकता है यहाँ पर, क्या कहता है, ट्रम्प के लिए। ये जो दूसरे फेज की यहाँ पर जब लॉन्च करने की बात हुई तो यहाँ पर ये सवाल जो है कि निकल कर आया। तो देखिए इस पर भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर CPEC का विरोध कर सकता है भारत। संपर्क रणनीति यानी कि चारबाग, बंदरगाह और IMEC के जवाबी कार्रवाई के रूप में आगे बढ़ाता है। वहीं सुरक्षा सतर्कता की बात करें तो चीनी नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखता है और अफगानिस्तान में CPEC के किसी भी विस्तार को अस्वीकार करता है, क्योंकि भारत भी बहुत ज्यादा निवेश यहाँ पर अफगानिस्तान में कर चुका है। इससे भारत के जो निवेश है उसको भी खतरा होगा और एक तरीके से चाइना तो पूरी तरीके से घेराव भारत का कर ही रहा है। साथियों यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी कूटनीतिक हार है, क्योंकि यहाँ पर अगर चाइना ये सफल हो गया, भारत पहला वाला ही नहीं रोक पाया था, ये लोग दूसरा भी कर ले जाते हैं तो भारत के लिए बहुत ही टेंशन वाली बात होगी। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।